Earth's Last Days, The Invasion। अध्याय 46, निकासी। पायलट मेरिक तोश के शटल की ओर बढ़ा, उम्मीद कर रहा था कि कहीं वह खुद काउंसिल लीडर तोश न हो। अब उसे एक ज़ॉम्बी हासिल करने की चिंता थी ताकि वह एलिस और उसके बच्चे की जान बचा सके। अगर वह एलिस और बच्चे को बचाने में मदद करना चाहता था तो उसे खुद पहल करके एक ज़ॉम्बी हासिल करना था। हालांकि वह जानता था कि अगर वह वोरिक के साथ जहाज पर गई होती तो अब तक मर चुकी होती, फिर भी उसे अपराधबोध हो रहा था क्योंकि सबसे पहले तोश को सुरंगों में भेजने वाला वही था। यह एक दोधारी तलवार की तरह था, इससे बचना नामुमकिन था। वह लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर रुक गया और शटल के पूरी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करने लगा। शटल पहले ही लैंड कर चुकी थी। बस शटल का दरवाजा खुलना बाकी था और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने देना था। आखिरकार कुछ मिनटों बाद एक तेज फुफकार सुनाई दी और भाप के बादल फूट पड़े। फिर दरवाजा खुल गया। मेरिक रैंप के नीचे आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही रैंप जमीन पर पहुंचा और भाप के बादल छंट गए, एक छोटा समूह धीरे धीरे रैंप से नीचे उतर गया। उस समूह में से एक व्यक्ति फ्लीट कमांडर वोरिक था। वह परिषद नेता तोश के आदमियों से घिरा हुआ था जो मानो उसके निजी रक्षक हों। एक तरह से वे उसके निजी रक्षक ही थे, हालांकि वे उसकी रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने का रास्ता खोजने के लिए वहां मौजूद थे। मेरिक ने देखा कि कमांडर वोरिक रैंप के निचले हिस्से में रुका और आसपास के इलाके का जायजा लिया। उसकी नजर उस पर पड़ी। फिर वोरिक अकड़कर उसकी ओर बढ़ा। उसके सामने रुकने के बाद उसने औपचारिक रूप से कहा, पायलट मेरिक। मेरिक जानता था कि वोरिक के चारों ओर मौजूद सभी लोग तोश के आदमी थे, इसलिए उसे उनके आसपास बोलते या करते समय सावधान रहना होगा। मेरिक ने अपनी मुट्ठी अपने दिल पर रखी और झुककर प्रणाम किया। फ्लीट कमांडर वोरिक, उसने कहा और फिर उनके आदेशों की प्रतीक्षा करने लगा। कमांडर वोरिक एकदम सख्त हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें कठोर हो गई थीं। मेरिक समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह परिषद के नेता तोश के आदमियों के सामने पूछ नहीं सकता था कि क्या हुआ है। फ्लीट कमांडर वोरिक ने मेरिक की ओर देखा। आदेश देते समय उनकी आवाज शांत थी। सुरंगों में ज़ॉम्बीज का प्रकोप फैल गया है। सैनिक सुरंगों में बचे हुए लोगों और उनके साथियों की तलाश करते हुए एक ज़ॉम्बी को ढूंढ निकाला। उन्हें बचे हुए लोग नहीं मिले, केवल एक अकेला ज़ॉम्बी मिला। उन्हें लगा कि और भी ज़ॉम्बी होंगे, इसलिए उन्होंने रासायनिक भस्मक का उपयोग करके पूरी सुरंग प्रणाली को जला देने का फैसला किया है, उन्होंने समझाया। सुरंग के प्रवेश द्वार के सबसे नजदीक स्थित घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उन्होंने आदेश दिया। जी हां, फ्लीट कमांडर वोरिक, मेरिक ने औपचारिक रूप से कहा, अपनी मुट्ठी दिल पर रखकर और सम्मानपूर्वक झुकते हुए। फिर तेजी से मुड़कर वह अंदर रहने वालों को निकालने के लिए आवासों की ओर चल पड़ा। जब वह काउंसिल लीडर तोश के आदमियों से काफी दूर और नजरों से ओझल हो गया तो उसने अपना छिपा हुआ संचार लिंक निकाला। उसने कहा, वे सुरंग प्रणाली में रासायनिक भस्मक से पानी भर रहे हैं। यदि कोई सावधानी बरतनी हो तो बरतें। संचार माध्यम से जेमी की आवाज आई, चेतावनी के लिए धन्यवाद, और फिर आवाज बंद हो गई। मेरिक ने तुरंत अपने संचार उपकरण को उसके गुप्त स्थान पर छुपा दिया और सुरंग प्रणाली के द्वार के पास स्थित सभी घरों को खाली करा दिया। उन निवासियों में कीर्न, वर्निसा, रास्क और वैन शामिल थे। यह स्पष्ट था कि वे ज़ॉम्बीज पर रासायनिक भस्मक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वे सुरंगों में पानी भर रहे थे क्योंकि उन्हें इंसान और उनके साथी नहीं मिले थे। परिषद का नेता तोश ज़ॉम्बीज को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। क्या हो रहा है? वर्निसा ने खाली कराए जा रहे कुछ अन्य निवासियों से पूछा। उसे पहले से ही पता था क्योंकि मेरिक ने उन्हें चेतावनी दी थी। उसका पूछना सिर्फ दिखावा था। हर कोई पूछ रहा था। उन्हें भी बाकी सब की तरह अनजान दिखने की जरूरत थी। विस्थापित लोग एक समूह में खड़े होकर परिषद नेता तोश के आदमियों को सुरंग प्रणाली की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उनके पास चौड़ी नली के कुंडलों से भरी एक बड़ी गाड़ी और एक मशीन थी। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन आदमियों ने सुरंग के अंदर एक मोटी नली डाली और फिर उसे एक अजीब से दिखने वाले उपकरण से सील कर दिया, जिससे रासायनिक भस्मक पदार्थ बाहर न निकल सके। फ्लीट कमांडर वोरिक एक तरफ खड़ा था, अभी भी तोश के आदमियों से घिरा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था। उसके चारों ओर मौजूद कई आदमी उसे ध्यान से देख रहे थे जब जलाने की प्रक्रिया चल रही थी। वे उस पर नजर रख रहे थे कि क्या वह किसी को संकेत देगा। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि जेमी ने सबको बचाने में मदद के लिए किन किन लोगों को लगाया था। उनकी योजना में वोरिक शामिल नहीं था क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उससे सच उगलवाने वाले सीरम से पूछताछ की जाएगी। वर्निसा और करीब आई, उसे यह सुनिश्चित करना था कि कमांडर वोरिक उसकी बात सुन सके। वे क्या कर रहे हैं? उसने जोर से पूछा। वह चाहती थी कि तोश के आदमी उसकी बात सुन ले। मेरिक इतनी जोर से बोला कि सब सुन सकें। चिंता की कोई बात नहीं है। सुरंग प्रणाली में ज़ॉम्बी हैं और शहर की रक्षा के लिए उन्हें जलाया जा रहा है। ज़ॉम्बी? वर्निसा चौंक उठी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या इसका मतलब है कि वे शहर में हैं? उसने डरते हुए पूछा, चारों ओर देखते हुए, यह जताते हुए कि कहीं कोई आसपास न हो। इससे वे मर जाएंगे, है ना? उसने उम्मीद भरी लेकिन फिर भी डरी हुई आवाज में पूछा। भीड़ में सन्नाटे छा गए, जिससे ऐसा लग रहा था मानो अंदर मौजूद शहर के बारे में किसी को कुछ पता ही न हो।
वर्निसा के इस अचानक गुस्से का यही मकसद था। वह कीर्न से लिपट गई, जिसने डर के मारे रोते हुए उसे दिलासा देने का नाटक किया। यह सब बिल्कुल नकली था। मेरिक ने देखा कि फ्लीट कमांडर वोरिक तनाव में था, उसका जबड़ा कसा हुआ था। उसकी आंखों में अपने साथी के लिए चिंता झलक रही थी, जो गुप्त सुरंग शहर के अंदर था। वोरिक को नहीं पता था कि उन्हें आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने वाला कोई है। कुछ विस्थापित लोग यह देखने के लिए आगे बढ़े कि तोश के आदमी क्या कर रहे हैं। यह वैन और रास्क के लिए एक संकेत था। उन्होंने भी दूसरों का अनुसरण किया, मानो वे भी देखना चाहते हों। वे धक्का मुक्की करते हुए कार्रवाई के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह दिखाना था कि वे भी अनजान भीड़ का हिस्सा हैं। इशारा मिलते ही मेरिक ने अपना कर्तव्य निभाया और उन सबको पीछे धकेल दिया। पीछे हटो, उसने पुकारा। तुम सबको काफी दूर रहना होगा। रास्क और आगे बढ़ गया, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह देखना चाहता था कि सुरंग में क्या हो रहा है। मेरिक ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। पीछे रहो, वह चिल्लाया। उसने तिरछी नजर से देखा कि तोश के आदमी, जो वोरिक पर नजर नहीं रख रहे थे, भीड़ पर नजर रख रहे थे। उसे लगा कि वे संकट के संकेतों की तलाश कर रहे थे और उन्हें पता था कि बचे हुए लोग और उनके साथी शहर में सुरंगों में हैं। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलने वाला था। उनमें से केवल कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ जानकारी थी, और वे सभी यह दिखा रहे थे कि वे केवल भीड़ का हिस्सा हैं, जबकि मेरिक भीड़ को नियंत्रित करने की भूमिका निभा रहा था। रासायनिक भस्मक चालू होते देख वे सब देख रहे थे। जैसे ही गर्मी और अम्लीय धुंध सुरंग प्रणाली के अंदर फैली, पाइपों से एक तेज फुफकारने की आवाज सुनाई दी। कीर्न, वर्निसा, रास्क, वैन और मेरिक ने चिंता दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे सभी चिंतित थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि बचे हुए लोगों और उनके साथियों को सुरक्षित रखने में उनकी मिलीभगत का पता न चले। दूसरे शब्दों में, उन्हें दिखावा करना था। जैसे जैसे भट्टी सुरंगों के जाल को जलाती जा रही थी, कमांडर वोरिक का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। वोरिक के अनुसार सुरंगों के बारे में सिर्फ मेरिक को ही पता था और एलिस सुरक्षा के लिए सुरंगों में गई थी। उन्हें इस बात का भी पता नहीं था कि वैन, रास्क, कीर्न और वर्निसा भी सबको जानकारी देने और सुरक्षित रखने में मदद कर रहे थे। सभी ने उत्सुकता से तोश के आदमियों को सुरंगों के अंदर रासायनिक भस्मक का उपयोग करते देखा। अंदर मौजूद लोगों के लिए किसी ने भी भय का कोई संकेत नहीं दिया। हमें यहां कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? कीर्न ने जोर से शिकायत की। घर जाना कब सुरक्षित होगा? वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि कमांडर वोरिक और तोश के आदमियों को उसकी आवाज सुनाई दे। मेरिक दौड़कर फ्लीट कमांडर वोरिक के पास गया। सर, वे पूछ रहे हैं कि घर लौटना कब सुरक्षित होगा, उसने औपचारिक और तटस्थ लहजे में कहा। बेड़े के कमांडर वोरिक ने मेरिक की ओर देखा, उनकी आंखें कठोर थीं। उन्होंने अपनी ठुड्डी से तोश के आदमियों का जायजा लेते हुए कहा, जब हालात सुरक्षित होंगे, तब हम सबको उनके घरों को वापस भेज देंगे। इसलिए अपना काम करो और उन्हें सीमा रेखा तोड़ने से रोको। जी हां, फ्लीट कमांडर, मेरिक ने औपचारिक लहजे में कहा और भीड़ के बेकाबू होने से पहले ही वापस भाग गया। मेरिक सोच रहा था कि वोरिक नाटक कर रहा है या इस बात से नाराज है कि एलिस के सुरंगों में जाने की गलती उसकी थी, जबकि वह वोरिक के साथ रहना चाहती थी। उसे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तोश के आदमी वोरिक का पीछा करना बंद नहीं कर देते। समय आने पर आपको छुट्टी दे दी जाएगी, मेरिक ने पुकारा। इससे भीड़ में मौजूद अन्य लोग शिकायत करने लगे और चिल्लाने लगे कि वे घर जाना चाहते हैं, और चूंकि सुरंगों को जलाने वाला रसायन विशेष पाइपों में रखा गया था, इसलिए घर जाना अब काफी सुरक्षित लग रहा था। अध्याय 47, सुरंगों का रासायनिक भस्मीकरण। एलिस बेहोशी की दवा के असर से अचेत पड़ी थी, तभी जेमी उसके बगल में खड़ा हो गया। लेरा भी उसके पास खड़ी थी और वे दोनों एलिस पर नजर रख रहे थे। लेरा ने अपना हाथ एलिस के कंधे पर रखा हुआ था और वे दोनों सोते हुए एलिस को देख रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें एलिस पर नजर रखनी होगी। जब भी एलिस में बदलाव के लक्षण दिखने लगते, उसके खून को शुद्ध करना जरूरी हो जाता था। समय बीतने के साथ साथ ये लक्षण बार बार दिखने लगे थे। जेमी के संचार लिंक में झंझनाहट हुई, जिससे वह चौंक गया। वे सुरंग प्रणाली को रासायनिक भस्मक से भर रहे हैं, यदि कोई सावधानी बरतनी हो तो सावधानी बरतें, मेरिक ने संचार के माध्यम से कहा। जेमी का चेहरा पीला पड़ गया। चेतावनी के लिए धन्यवाद, उसने कहा और फिर तुरंत हरकत में आ गया। सबसे पहले शैडिक के पास गए, जो स्थिति के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। वे सुरंगों को रासायनिक भस्मक से भरने की तैयारी कर रहे हैं। मेरिक ने फोन करके कहा था कि अगर कोई सावधानी बरतनी हो तो बरतें। क्या कोई सावधानी बरतनी है? उसने घबराहट छिपाए बिना शैडिक से पूछा। रासायनिक भस्म होना मौत का अच्छा तरीका नहीं लग रहा था। शैडिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास जवाब देने का समय नहीं था। वह पूरी रफ्तार से एक स्टोर रूम में भागा और कई कनस्तर बाहर ले आया। उसने एक एक कनस्तर जेमी, जैक, जो और जैंट को पकड़ा दिया। उसका चेहरा पल पल पीला पड़ता जा रहा था और उसके चेहरे पर इतनी घबराहट छाई हुई थी कि वे उसे महसूस कर सकते थे। वे सभी अपने अपने कैनिस्टर लेकर शैडिक के पीछे पीछे चल रहे थे, यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि वह क्या कर रहा है। शैडिक ने झटपट कैनिस्टर का इस्तेमाल करते हुए मोटी झाग की परत बनाई और उससे छिपे हुए दरवाजे के चारों ओर सील कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से बंद हो गया।
शहर के बाहर जाने वाले सभी प्रवेश द्वार, वेंट और डक्ट को सील करना होगा। अभी, उसने कहा और फिर जोड़ा, तुम्हें भागना होगा। अगर एक भी चूक हुई तो हम सब मर जाएंगे। वे सभी सुरंगों के प्रवेश द्वारों और वायुमार्गों की ओर चल पड़े। उन्होंने धातु की चादरों से उन्हें अवरुद्ध किया और फिर कनस्तरों के अंदर मौजूद मोटे फोम से उन्हें सील कर दिया। जहां भी उन्हें कोई वेंट या डक्ट मिला, उन्होंने उसे सील कर दिया। फिर वे यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर दौड़ पड़े कि कोई भी छूट न जाए। उन्होंने आखिरी छेद को बंद ही किया था कि तभी एक सरसराहट की आवाज शुरू हो गई, जो सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। यह आवाज काफी देर तक जारी रही और सुरंगों और कक्षों में रसायन की गंध भरती रही। शैडिक दौड़कर भंडारगृह में गया, कई उपकरण निकाले, उन्हें एक एक करके नीचे रखा और चालू किया। एक छोटी सी बत्ती जल उठी, जिससे उपकरण में बने एक वेंट के माध्यम से कमरे की पुरानी हवा अंदर आने लगी और ताजी हवा बाहर निकलने लगी। यह हवा को छानता है और ताजी ऑक्सीजन बाहर निकालता है ताकि हम सांस ले सकें। ग्रीन हाउस को इसी उद्देश्य से खोला जाता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, शैडिक ने समझाया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सांस लेने की जरूरत है। एक बार सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद वे केवल इंतजार कर सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि उन्होंने कुछ भी न छोड़ा हो, क्योंकि अगर उन्होंने शहर के बाहर जाने वाले एक भी निकास या दरार को छोड़ दिया तो वे सभी मर जाएंगे। जैसे जैसे वे सब इंतजार करते गए, फुफकारने की आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे बीत गए हों, जबकि असल में केवल 20 मिनट ही बीते थे। अचानक सुरंग में एक तेज सरसराहट की आवाज गूंजी, जो कुछ मिनटों तक ही रही। फिर एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है? जो ने शैडिक से पूछा। पास खड़े सभी लोग झुककर उसका जवाब सुनने लगे। शैडिक को बाकी लोगों से कहीं ज्यादा जानकारी थी, क्योंकि उसका पद उनसे ऊंचा था। उसे ऐसी जानकारी थी जो बाकी कई अधिकारियों को नहीं थी। यह फुफकारने की आवाज सुरंगों में गैस भरने की है। वह सरसराहट गैस के प्रज्वलित होने की थी और वह चटकने की आवाज जलती हुई चीजों के राख में बदलने की थी, शैडिक ने समझाया। उसका चेहरा अब भी पीला था। वह कमरे में चारों ओर देख रहा था, इस चिंता में कि कहीं कोई छोटा सा छेद भी छूट न गया हो। जैसे जैसे चटकने की आवाज जारी रही, एलिस की नींद खुलने लगी। उसने चारों ओर देखा। क्या हो रहा है? उसने किसी से विशेष रूप से नहीं पूछा। चिकित्सक कॉल ने तुरंत उसकी जांच की और अधिक विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए उपकरण चालू किया। विषाक्त पदार्थ जमा होते ही जा रहे थे। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था। कॉल को यकीन नहीं था कि वह विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित कर पाएगा। फ्लीट कमांडर वोरिक तोश के आदमियों को रासायनिक भस्मक तैयार करते हुए देख रहा था। काम करते समय उसकी निगाहें सुरंग के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थीं। उन्होंने उस पर सत्य परीक्षण का प्रयोग किया था, ताकि पता चल सके कि मनुष्य और उनके साथी कहाँ छिपे हुए हैं। सौभाग्य से यह एक सार्वजनिक पूछताछ थी। इससे सबको पता चल गया कि क्या हो रहा है। वे जानते थे कि अगर उन्हें पता चल गया कि उनका कोई साथी है, तो तोश उन्हें और उनके मानव साथी दोनों को मार डालेगा। पूछताछ के दौरान यह कहने पर उसे राहत मिली कि साथी का बंधन पवित्र है और इसी वजह से ग्रह और शेष मानव आबादी पर हमले बंद हो गए। उसे उम्मीद थी कि पूछताछ के दौरान उसे जो कहना पड़ा, उससे कई अन्य लोगों ने भी सोचा होगा। शायद परिषद के नेता तोश और साथी के बंधन के प्रति उनके अनादर के खिलाफ विद्रोह भी किया होगा। परिषद के नेता तोश ने गुप्त शहर में रहने वालों को खत्म करने के लिए सुरंगों में एक टीम भेजी थी। वोरिक को तब राहत मिली जब टीमें लौट आईं और उन्होंने बताया कि उन्हें सुरंगों में कोई गुप्त शहर नहीं मिला। उन्हें केवल एक अकेला ज़ॉम्बी मिला जिसके मुंह पर लाल खून लगा था और खोपड़ी टूटी हुई थी। वोरिक को डर था कि लाल खून एलिस का है। मरे हुए ज़ॉम्बी के बारे में पता चलते ही उसकी चिंता और बढ़ गई थी। उसे नहीं पता था कि खून एलिस का है या नहीं, और पता लगाने का कोई तरीका भी नहीं था। मेरिक को सुरंगों वाले शहर के बारे में पता था, लेकिन वह कहाँ स्थित है यह नहीं पता था। एलिस को भी नहीं पता था। उन्होंने ट्रुथ सीरम की वजह से उनसे बहुत सी जानकारी छिपा रखी थी। परिषद के नेता तोश इस बात से नाराज थे कि वे मानव नगरी को नहीं खोज पाए और अपने आदमियों को अक्षम बताया। तभी उन्होंने ज़ॉम्बी के प्रकोप का बहाना बनाकर पूरी सुरंग प्रणाली को रासायनिक रूप से जलाने का आदेश दिया। एक अकेला मरा हुआ ज़ॉम्बी प्रकोप नहीं था। वोरिक को समझ नहीं आ रहा था कि सुरंग में मौजूद लोग रासायनिक दहन प्रक्रिया से कैसे बच सकते हैं। सतह पर पहुंचते ही वोरिक को राहत मिली कि उसे मेरिक तुरंत मिल गया। वह किसी और को भेजना नहीं चाहता था। उस समय उसे किसी और पर भरोसा नहीं था। हालांकि मेरिक उसका निजी पायलट था, रासायनिक पूछताछ के दौरान पूछे गए सवालों के कारण उसका नाम कभी उजागर नहीं हुआ। इसके लिए वह आभारी था। जब उसने सुरंग के प्रवेश द्वार के आसपास के घरों को खाली करने का आदेश दिया, तो उसने यह सुनिश्चित किया कि पायलट मेरिक के पास सुरंगों में फंसे लोगों को चेतावनी देने के लिए आवश्यक सभी जानकारी हो। वह जानता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर ट्रुथ सीरम के कारण वे उससे कुछ छिपा रहे हैं, तो कम से कम वह जानकारी सबके सामने ला दे। मेरिक ने जरा भी संकेत नहीं दिया कि वह उसके साथ काम कर रहा है। वोरिक चाहता था कि मेरिक को पता चले कि उसके आसपास मौजूद लोगों को तोश ने खास तौर पर चुना था ताकि वे उस पर नजर रख सकें और किसी ऐसे व्यक्ति पर भी नजर रख सकें जो सुरंगों को रासायनिक भस्मक से साफ किए जाने से नाराज दिखे। यहां तक कि मेरिक ने भी आदेश देते समय और उसका कारण बताते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
सुरंग के प्रवेश द्वार पर नजरें गड़ाए हुए उन्होंने भस्मक चालू कर दिया। रासायनिक धुंध उगलते हुए तेज फुफकार की आवाज गुंबद में गूंज उठी। जैसे जैसे भट्टी चलती रही उसका डर बढ़ता गया। उसे एलिस की चिंता सताने लगी। वह जानता था कि अगर वह उसके साथ गई होती तो अब तक मर चुकी होती। कम से कम सुरंगों में उसके बचने की थोड़ी सी उम्मीद तो थी। बहुत कम तो नहीं, लेकिन कुछ तो था। क्योंकि उसे अपने साथी के सुरक्षित ठिकाने को जलते हुए देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे तोश के खिलाफ विद्रोह करना होगा। यह सोचते हुए उसने अपने जबड़े भींच लिए। वह जानता था कि वह तोश को उसके साथी और सुरंगों में छिपे सभी अन्य मनुष्यों और जोड़ों की हत्या के लिए मार डालेगा। तोश को इसके लिए मरना होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा। मेरिक अचानक प्रकट हुआ। उसने कहा, सर, वे पूछ रहे हैं कि घर लौटना कब सुरक्षित होगा। तोश और उसके आदमियों के प्रति अपने गुस्से को जाहिर करते हुए वोरिक ने गुस्से से भरी आंखों से मेरिक की ओर देखा। उसने आसपास के आदमियों को देखते हुए कहा, जब हालात सुरक्षित हो जाएंगे तो हम सबको उनके घरों को वापस भेज देंगे। इसलिए अपना काम करो और उन्हें घेरा तोड़ने से रोको, उसने आदेश दिया। जी हां, फ्लीट कमांडर, मेरिक ने औपचारिक रूप से जवाब दिया और फिर अपने आदेशों का पालन करने के लिए तेजी से निकल गया। 20 मिनट बाद फुफकार की आवाज आखिरकार बंद हो गई, फिर कोहरे में आग लगने से लपटों की तेज आवाज सुनाई दी। सुरंग के प्रवेश द्वार से लपटें निकली और भस्मक यंत्र को पीछे की ओर धकेल दिया। इसके बाद चटकने की आवाज आई और जले हुए मांस की गंध सुरंग से बाहर फैल गई। वोरिक को महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे से खून उतर रहा है। उसे यकीन था कि एलिस और बाकी सब मर चुके हैं। जलते हुए मांस की गंध उन्हीं की थी। अध्याय 48 ज़ॉम्बीज़ की खोज में। फ्लीट कमांडर वोरिक परिषद कक्ष की बड़ी खिड़की पर खड़े होकर नीचे चमकते नीले ग्रह को देख रहे थे। उनके रोम-रोम से शोक झलक रहा था। परिषद के नेता तोश के रासायनिक भस्मक से सुरंगों को साफ करने के आदेश ने वहां सब कुछ नष्ट कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इसका विरोध कैसे कर सकते थे। परिषद कक्ष का दरवाजा सहजता से खुला और परिषद नेता तोश अपने आदमियों से घिरे हुए अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी और आंखों में दुष्ट प्रसन्नता झलक रही थी। सुरंगों की सफाई के नतीजे से वे बेहद खुश थे। लगता है सुरंगें साफ हो गई हैं। अब हमें बस बाकी ग्रह पर बचे हुए इंसानों को खोजना है और उन्हें मार डालना है, इससे पहले कि हमारी प्रजा उनसे और अधिक लगाव महसूस करने लगे। वोरिक ने दांत पीसते हुए खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। परिषद के नेता की ओर देखे बिना उसने शांत स्वर में कहा, यह कोई मोह नहीं था। हमारे लोगों को अपने बीच ही अपने नियत साथी मिले। यह एक पवित्र बंधन था। हमारे अपने कानून भी हमें इस बंधन को तोड़ने से रोकते हैं। आपने न केवल इस पवित्र बंधन को अपवित्र किया है, बल्कि हमारे समुदाय के किसी व्यक्ति से संबंध बनाने वाली लगभग हर महिला गर्भवती हो गई। और वे सभी एक दूसरे से मिलने के कुछ ही हफ्तों के भीतर गर्भवती हो गईं। और तुम्हारा? काउंसिल लीडर तोश ने हंसते हुए पूछा। क्या तुम्हारी साथी भी गर्भवती थी? तोश की हंसी सुनकर कमांडर वोरिक चौंक गया। यह स्पष्ट था कि तोश इसे एक मजाक समझ रहा था, हंसी का पात्र कि जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे वे सभी बच्चे जो मर गए थे, हास्यास्पद थे। अपने नेता के प्रति घृणा उसके मन में भर गई। मुझे नहीं पता कि एलिस थी या नहीं, वोरिक ने शांत भाव से जवाब दिया। अब भी वह अपने वरिष्ठ की ओर नहीं देख रहा था। वह देख भी नहीं सकता था। अपने नेता के बारे में वह बस यही चाहता था कि वह मर जाए। परिषद के नेता तोश निकास द्वार की ओर बढ़े। अब जब समस्या का समाधान हो गया है तो शहर वापस जाओ और उन ज़ॉम्बीज़ की तलाश करो जो गुंबद में घुस गए होंगे। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि सुरंग प्रणाली को ज़ॉम्बीज़ से पूरी तरह साफ नहीं किया गया था। दरवाजा आसानी से बंद हो जाने के बाद कमांडर वोरिक अकेले रह गए। तोश के आदमी अब उनका पीछा नहीं कर रहे थे। अपने संचार लिंक को दबाते हुए वोरिक ने अपने पायलट मेरिक को हैंगर में बुलाया ताकि वह परिषद के नेता तोश के आदेशों का पालन कर सके और शहर में ज़ॉम्बी की तलाश कर सके। 20 मिनट बाद कमांडर वोरिक सह पायलट की सीट पर थे और जैसे जैसे वे चमकते हुए नीले गोले के करीब पहुंच रहे थे, वे नीले ग्रह को बड़ा होते हुए देख रहे थे। पहली बार वोरिक शटल में मेरिक के साथ अकेला था। वहां सिर्फ नया सह पायलट था। चूंकि सह पायलट लेरा को अपने साथी के साथ सुरंगों में जाना पड़ा, इसलिए पायलट मेरिक को नया सह पायलट दिया गया। उसे यह जिम्मेदारी परिषद नेता तोश के अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति ने सौंपी थी। यह जानते हुए वोरिक नए सह पायलट के सामने बोलना नहीं चाहता था। उसे नहीं पता था कि वह तोश के प्रति वफादार है या नहीं। पायलट मेरिक भी चुप रहा, जिससे उसे पता चला कि उसे भी सह पायलट पर भरोसा नहीं है। मुझे आपके सह पायलट की जरूरत है कि वह शटल को तैयार रखे, वोरिक ने इतनी जोर से कहा कि सह पायलट सुन सके। मुझे शहर में उन ज़ॉम्बियों की तलाश करने का आदेश दिया गया है जो रासायनिक प्रज्वलन से पहले सुरंग से भाग निकले होंगे। उनसे सामना होने के खतरे को देखते हुए मुझे आपकी जरूरत है कि आप मेरे साथ चलें। जी हां, पायलट मेरिक ने औपचारिक लहजे में कहा। सुरंग के प्रवेश द्वार के पास कुछ दृश्य देखे गए हैं। संभव है कि प्रवेश द्वार के सबसे नजदीकी घरों में रहने वाले किसी निवासी ने कुछ देखा हो। हम पहले वहीं जा सकते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने अपने व्यवहार को औपचारिक बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा। कमांडर वोरिक ने अपने पायलट की ओर देखे बिना ही सिर हिलाया।
उनसे बात करने के बाद हम प्रवेश द्वार से लेकर गुंबद के दूसरी ओर तक पूरे शहर की तलाशी लेंगे। गार्डों को ज़ॉम्बी पर नजर रखने के लिए कहें। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी व्यक्ति को संक्रमण हो। यह विनाशकारी होगा। शीशे पर पड़ रहे प्रतिबिंब में वोरिक ने देखा कि सह पायलट चुपकर कही जा रही बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। उसका शक सही साबित हुआ। वह सही था, सह पायलट तोश के आदमियों में से एक था। कमांडर वोरिक ने मुड़कर सह पायलट की ओर देखा। उन्होंने पूछा, सुरंग के जलने के बाद से क्या आपने किसी ज़ॉम्बी को देखा या उसके बारे में सुना है? सह पायलट एक पल के लिए हकलाया। जी नहीं, महोदय, उसने कहा। उसे बेड़े के कमांडर द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद नहीं थी। वोरिक ने सह पायलट को सिर हिलाकर इशारा किया। शहर में जाते समय जोड़े में ही जाना। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। अगर संक्रमित हो गए तो फिर ठीक नहीं हो सकते। इसका कोई इलाज नहीं है। ये सभी मांसाहारी हैं। एक छोटा सा काटने या खरोंचने से ही संक्रमण हो जाएगा। फिर उसने आगे कहा, इन्हें जीवित मांस पसंद है। एक बार काटने से ही संक्रमण हो जाएगा, वोरिक ने चेतावनी दी। वह सह पायलट को अकेले बाहर जाने से डराने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर शहर में हमें ढूंढना पड़े तो किसी को अपने साथ ले जाना और हथियार हमेशा तैयार रखना। अगर मुझे आपको ढूंढने की जरूरत पड़ी तो आप कहाँ होंगे? सह पायलट ने सावधानी से पूछा। यह स्पष्ट था कि वह जानकारी प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कोई दिखावा नहीं कर रहा था। वह इसमें माहिर नहीं था। उसका काम केवल शटल उड़ाने में मदद करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक कोई सवाल न पूछा जाए, यात्रियों से बात करना उनकी प्रथा नहीं थी। वोरिक को पायलट की मंशा को समझते हुए उसे बताने का फैसला किया। हम सुरंग के प्रवेश द्वार से शुरू करके बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। गुंबद के अंदर जाने का उनका एकमात्र रास्ता सुरंग ही हो सकता है, जब तक कि गुंबद में कहीं कोई दरार न हो। शायद, महोदय, मुझे आपकी जगह जाना चाहिए, सह पायलट ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह जानता था कि वह कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोलता रहा। नहीं, वोरिक ने कहा। पायलट मेरिक पहले भी ज़ॉम्बी से लड़ चुका है और जानता है कि उनसे कैसे निपटना है। क्या आपने कभी किसी ज़ॉम्बी से लड़ाई की है? सह पायलट ने स्पष्ट रूप से घबराकर कहा, नहीं, महोदय। मुझे शटल तुरंत तैयार चाहिए। मुझे तुम में से एक की जरूरत है। पायलट मेरिक पहले भी ज़ॉम्बी से लड़ चुका है। तुम नहीं लड़े हो। मुझे शहर में यह तलाशी अभियान जल्द से जल्द खत्म करना है। वोरिक ने अपनी बात खत्म की। अगर मुझे शटल की जरूरत न होती तो मैं तुम दोनों को ले जाता। ये चीजें खतरनाक हैं और जितने ज्यादा लोग इनसे लड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। जी सर, सह पायलट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लैंडिंग के बाद वोरिक ने मेरिक को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उन पर नजर रखी जा रही है। युद्ध की तैयारी करते समय उसने सुनिश्चित किया कि उसके पास सभी हथियार मौजूद हैं। सभी आवश्यक सामान से लैस होने के बाद वह शटल से बाहर निकला और सुरंग के प्रवेश द्वार के सबसे नजदीकी घरों की ओर चल पड़ा। पायलट मेरिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। रेंज से बाहर निकलते ही मेरिक ने वोरिक की ओर देखे बिना फुसफुसाते हुए कहा, सह पायलट हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पता था कि वह ऐसा ही करेगा, वोरिक ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। वे पहले घर की ओर बढ़े और दरवाजा खटखटाया। यह वैन था। प्राइवेट वैन। शहर के अंदर ज़ॉम्बी देखे जाने की खबरें हैं। क्या आपने उनकी मौजूदगी का कोई सबूत देखा है? उसने औपचारिक रूप से उससे पूछा। वैन ने औपचारिकता को समझा और बोलने से पहले सम्मान का भाव व्यक्त किया। नहीं, महोदय। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। अपने आसपास सतर्क रहें। परिषद के नेता तोश ने बताया है कि गुंबद के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी गई हैं। वोरिक ने यह कहकर मुंह फेर लिया और अगले घर की ओर चल दिए। सह पायलट एक छोटे से घर के पीछे से उन्हें देख रहा था। वह खुद को छिपाने में कुछ खास सफल नहीं हो पा रहा था। वोरिक और मेरिक ने आसपास के सभी घरों का दौरा करने के बाद धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया और लोगों को सूचित किया कि ज़ॉम्बी देखे गए हैं और उन्हें सतर्क रहना चाहिए। सह पायलट पूरे समय उनके साथ ही रहा। मुझे लगता है यह एक चाल है, मेरिक ने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि वोरिक को भी मुश्किल से सुनाई दिया। मुझे लगता है कि सह पायलट को आपके और किसी भी निवासी के बीच किसी भी तरह की जान पहचान की सूचना देनी होती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई घटना घटी है। मैं सहमत हूं, वोरिक ने मेरिक की ओर देखे बिना धीरे से कहा। हमें अपना काम पूरा करना होगा और तोश की जासूसी रिपोर्ट को आगे बढ़ने देना होगा। सभी को सूचित करने और इलाके की तलाशी लेने के बाद वे वापस सुरंग में चले गए। प्रवेश द्वार के आसपास इस बात के सबूत ढूंढो कि कोई ज़ॉम्बी बाहर निकलने में कामयाब हुआ हो। वोरिक ने इतनी ऊंची आवाज में आदेश दिया कि सह पायलट भी सुन सके। वह पूरी तरह से गंभीर था। वह नहीं चाहता था कि सह पायलट को पता चले कि वह और मेरिक असल में दोस्त थे। 20 मिनट की खोजबीन के बाद मेरिक ने सूचना दी, कुछ नहीं मिला, महोदय। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे यहां से गुंबद में आए हों। वोरिक ने कहा, हमें गुंबद में किसी भी तरह की दरार की जांच करनी होगी। सीमा रक्षकों को सूचित करें कि वे अपने क्षेत्र में गुंबद की तलाशी लें। हमें सीमा के किनारे किनारे तलाशी के लिए एक वाहन की व्यवस्था करनी होगी। मैं यह काम सिर्फ उन पर नहीं छोड़ सकता।
जी सर, मेरिक ने औपचारिक लहजे में कहा और अपना रोजाना इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन लिंक निकालकर उसमें बात की। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोपायलट ने हर शब्द सुना हो। वह उसे रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहता था। अध्याय 49 अप्रत्याशित आगंतुक। दिन ढल चुका था। गुंबद में ज़ॉम्बीज़ की तलाश में काफी देर तक खोजबीन चली थी। मेरिक को लगा कि यह एक चाल है ताकि उसका नया सह पायलट, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, यह देख सके कि वोरिक किसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। इससे कमांडर वोरिक को गुंबद के अंदर मौजूद सभी लोगों से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस नकली खोज के दौरान वोरिक ने किसी के साथ भी दोस्ताना व्यवहार नहीं दिखाया। उसे पहले से ही पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। अपने पद पर होने के कारण वह यह भी जानता था कि जासूस क्या खोज रहा है। जब तक उनका काम पूरा हुआ, तब तक सह पायलट के पास परिषद के नेता तोश को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इसके कि कमांडर वोरिक ने दिए गए आदेशों का ठीक ठीक पालन किया। दिन समाप्त होने पर मेरिक अपने छोटे से घर लौट आया। उसने गुप्त संचार लिंक को उसके छिपे हुए स्थान से निकाला और उसे सक्रिय करने का प्रयास किया। सुरंग प्रणाली में रासायनिक दहन पूरा होने के बाद से उसने इसे सक्रिय करने का प्रयास नहीं किया था। मौका ही नहीं मिला था। क्या कोई है? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसे पक्का नहीं पता था कि कम्युनिकेशन डिवाइस के दूसरी तरफ कोई है भी या नहीं जो उसका जवाब दे सके। कुछ ही सेकंड बाद फोन पर जेमी की आवाज आई। हाँ, हम ठीक हैं। शेडिक को पता था कि हमें बचाने के लिए क्या करना है। हम अभी भी एलिस को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जेमी की आवाज तनावग्रस्त और थकी हुई लग रही थी। उसे पता था कि सुरंगों में जो कुछ भी हो रहा था, उससे जेमी को आराम करने का समय नहीं मिल रहा था। मेरिक ने चिंता जताते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रयोग करने के लिए कोई ज़ॉम्बी बचे हैं, सिवाय उस गुंबद के। रासायनिक भस्मीकरण से वे सब मर गए होंगे, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। चिकित्सक कॉल को भ्रूण के इतना बड़ा होते ही उसमें से जहर निकालने की कोशिश करनी पड़ सकती है ताकि उसमें उपकरण लगाया जा सके। हाँ, मैं उसे बता दूंगा। कमांडर वोरिक कैसे हैं? जेमी ने पूछा। मेरिक जानता था कि वो शायद जानना चाहता है ताकि वह एलिस को बता सके। मेरिक ने आह भरी। उसे लगता है कि सुरंगों में मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। जब उन्होंने सुरंगों के दरवाजे खोले तो हमें जलते हुए मांस की गंध आई। उसे लगता है कि तुम सब मारे गए। वह गहरे गम और गुस्से में है। वह थोड़ा बीमार सा लग रहा है। मुझे हैरानी है कि वह अभी भी ठीक से काम कर पा रहा है। संचार उपकरण के दूसरे छोर पर जेमी ने आह भरी। शायद वह गंध उसी ज़ॉम्बी की थी जिसने एलिस पर हमला किया था। हमने उसे कॉल ले जाने से पहले ही मार दिया था। अगर आपको ऐसा समय मिले जब आप पर कोई नजर न रख रहा हो, तो वोरिक को बता देना कि हम सब ठीक हैं, जेमी ने कहा। इससे उसे अच्छा महसूस होगा। एलिस, गर्भ या ज़ॉम्बी के काटने के बारे में उसे बताने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना। मुझे पता है कि इस समय वह बहुत परेशान है। जब मौका मिलेगा, मैं उसे फोन करूंगा। काउंसिल लीडर तोश ने वोरिक पर नजर रखने के लिए गुंबद के चारों ओर अपने आदमियों को तैनात कर रखा है। शायद मुझे भी, क्योंकि मैं उसका निजी पायलट हूं, उसने जेमी से कहा। मुझे उसे यह बताने के लिए कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा कि नीचे शहर सुरक्षित है। उसे यह जानना जरूरी है, लेकिन हम पर सबकी नजर है। यह मुश्किल होने वाला है। हाँ, मैं समझ गया। अपना ख्याल रखना। मुझे जाना होगा, एलिस को फिर से इलाज की जरूरत है, जेमी ने जवाब दिया और फिर उसकी तरफ से संचार बंद हो गया। मेरिक ने अपने संचार लिंक को वापस उसके गुप्त स्थान पर रख दिया और रात के खाने के लिए अपनी रसोई में चला गया। खाना खत्म करते ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दरवाजा खोलने गया तो पता चला कि वहां तोश के कई आदमी थे। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेरिक ने विनम्रता से पूछा। हम आपसे बात करना चाहते हैं, बस इतना ही, आगे चल रहे व्यक्ति ने कहा और अपने चारों ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मेरिक ने शांत भाव से कहा। मैं फ्लीट कमांडर वोरिक का निजी पायलट हूं। वह भले ही मेरा दोस्त न हो, लेकिन उसका पायलट होने के नाते हर कोई हमारे लोगों के प्रति मेरी वफादारी पर सवाल उठाता है। समूह के नेता ने फिर बात शुरू की। जब परिषद के नेता पहली बार इस ग्रह पर उतरे थे, तब हम उनके साथ थे। हमने बेड़े के कमांडर वोरिक को उनकी साथी के साथ और अपने ही कई साथियों को उनके मानव साथियों के साथ देखा था। हमें हाल ही में पता चला है कि उनमें से अधिकतर गर्भवती हैं। क्या यह सच है? उन्होंने पूछा। मेरिक ने तय किया कि इस मामले में उन्हें सच्चाई पता हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके छोटे से भरोसेमंद समूह के बाहर, जहां तक सबको पता था, सुरंगों से निकले सभी लोग मर चुके थे। वे सभी गर्भवती थीं। कुछ नहीं, बल्कि कमांडर वोरिक की साथी भी। उन्हें उस समय पता नहीं था, मेरिक ने समझाया। उनकी आवाज में सख्ती थी। उन्हें अब भी नहीं पता कि वह गर्भवती थी। उसे तब पता चला जब वोरिक उसे यहां छोड़कर गए थे, यह सोचकर कि वह सुरक्षित रहेगी। जाहिर है, ऐसा नहीं हुआ। मेरिक ने देखा कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। शायद वे पूरी तरह से तोश के पक्ष में नहीं थे, उसने सोचा। हालांकि वह जोखिम नहीं उठा सकता था। काउंसिल लीडर तोश के लिए जानकारी जुटाने के अलावा तुम यहां किस लिए हो? अब तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि तुम सबने सुरंगों में मौजूद इंसानों और उनके साथियों को मार डाला है। मेरिक गुस्से से भड़क उठा। उसकी आवाज में गुस्सा और घृणा साफ झलक रही थी। समूह के पीछे खड़े लोगों में से एक व्यक्ति घृणा भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। तुम वहां थे, तुमने मदद की। नहीं, मैं भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, इसलिए गुंबद में किसी को चोट नहीं आई। मैं जिनकी रक्षा कर सकता था, उनकी रक्षा कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि इंसान कहाँ छिपे हैं, तो मैं उनकी भी रक्षा करता। मुझे गर्भवती महिलाओं और उनके साथियों को मारना पसंद नहीं है। मेरिक गुस्से से भड़क उठा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, मानो वह कुछ कर ही देना चाहता हो। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वे इसकी रिपोर्ट कर देंगे। उसे सावधान रहना होगा। और आज सुबह गुंबद की जांच करते समय आप क्या खोज रहे थे? नेता ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह था। क्या तुम्हें नहीं पता? परिषद के नेता तोष ने कमांडर वोरिक को गुंबद में किसी तरह की सेंधमारी की जांच करने का आदेश दिया था। उनका इशारा यह था कि गुंबद में ज़ॉम्बी है। मुझे उनके साथ जाना पड़ा। जाहिर है, मेरा से पायलट भी पीछे पीछे आया। मैंने उसे आधे रास्ते में देखा। उसे शटल में ही रहने का आदेश था, लेकिन जाहिर है उसने आदेश नहीं माना। उसके बाद मैंने देखा कि वह पूरे दिन हमारे पीछे पीछे आता रहा। पुरुषों के उस समूह में से एक अन्य व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उसने पूछा, अगर आपके पास नया सह पायलट है तो पिछला वाला कहाँ है? मेरिक ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और अपने घर के बाहर खड़े एक आदमी को मुक्का मारने से खुद को रोकने की कोशिश की। वह उन लोगों में से एक थी जिसने अपने साथी को ढूंढ लिया और उसके साथ छिप गई। अगर आप सोच रहे हैं तो वह गर्भवती भी थी। वहां कितने जोड़े थे? नेता ने फिर पूछा। मेरिक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने कभी गिनती नहीं की। जब मैं कमांडर वोरिक के साथ पहली बार आया था, तब मुझे लगभग 9 जोड़ियों के बारे में पता था। जब उन्होंने खुद उन जोड़ियों को देखा तो वे हैरान रह गए। फिर उनकी मुलाकात एलिस से हुई। हम सब चौंक गए। हमें पता चला कि उनमें से उनकी भी एक साथी थी। ऐसा लगता था कि जब भी हम इंसानों को यहां लाते थे, और भी लोग अपनी साथी पा लेते थे। कुछ समय बाद गिनती भूल जाना स्वाभाविक है। लगभग 200 गश्ती अधिकारी थे जिन्होंने अपनी संचार इकाइयां नष्ट कर दी थीं, इससे पहले कि हमें पता चले कि हमारी साथी यहां है। बाद में पता चला कि उन्हें भी अपनी साथी मिल गई थी। आप कह सकते हैं कि वहां बहुत सारी विवाहित जोड़ियां थीं। नेता का चेहरा और पीला पड़ गया, फिर उसने गहरी सांस ली। हम मदद के लिए क्या कर सकते हैं? मेरिक खुलकर हंस पड़ा। मेरी तरह तुम भी कुछ नहीं कर सकते। याद है, वे सब मर चुके हैं। अगर तुम्हें जीवनसाथी चाहिए तो उन सभी इंसानों को बचाने की कोशिश करो जिन्हें परिषद के नेता तोष और उसके वफादार लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या तुम्हारा कोई साथी छिपा हुआ था? उनमें से एक आदमी ने पूछा। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं उनके साथ छिप गया होता। मैंने जो देखा है उससे यही लगता है कि साथी का बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। मैं उससे अलग नहीं रह पाता। तो फिर वोरिक ऐसा कैसे कर पाया? उसी ने संदेह से पूछा। पहली बात तो ये है कि ये फ्लीट कमांडर वोरिक है, वोरिक नहीं। वजह ये थी कि वोरिक फ्लीट कमांडर है। अपने पद की वजह से वो छिप नहीं सकता था। वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि काउंसिल लीडर तोष उसे उसके सामने ही मार डालता। कमांडर वोरिक के पास उसे ग्रह पर छोड़कर छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, है ना? मेरिक गुस्से से भड़कते हुए बोला। पीछे खड़ी एक आकृति आगे बढ़ी। वह एक महिला थी। वह घबराहट में अपने हाथों को मरोड़ रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या बहुत सी महिलाओं को भी मानव साथी मिल गए? ऐसे कई जोड़े थे। यहां मिले पहले 9 जोड़ों में से आधे जोड़े मादा थे और उनके नर साथी इंसान थे। मेरिक ने लड़की से कहा। वे अपने साथी के साथ बहुत खुश थे। और इससे पहले कि तुम पूछो, हाँ, वे सभी गर्भवती भी थी। नेता ने एक बार फिर कहा, अपने सह पायलट पर भरोसा मत करो। वह तोष का जासूस है। यह भी संभव है कि तुम पर नजर रखी जा रही हो। फ्लीट कमांडर वोरिक को यह जाहिर मत करने दो कि वह किसके साथ मित्रता करता है। उन सभी से रासायनिक पूछताछ की जाएगी। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना कुछ और कहे चला गया। उसका समूह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अध्याय 50 परछाई से मदद करना। सीरन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे अभी अभी पायलट मेरिक के घर से निकले थे। जब वे पहली बार इस ग्रह पर आए थे तब उन्होंने विवाहित जोड़ों को एक साथ देखा था। इतने सारे खुशहाल जोड़ों को देखकर वे सब दंग रह गए थे। इससे उन्हें उम्मीद भी मिली। उनकी जाति को जीवनसाथी ढूंढने में कठिनाई होती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी जाति के और भी लोग बिना जीवनसाथी के रह गए। कहीं दूर उनका कोई साथी उनका इंतजार कर रहा होगा, इस संभावना ने उन्हें आशा दी। यह उनके लोगों के भविष्य की आशा थी। नियति में तय साथी के बिना गर्भधारण करना इतना कठिन था कि उनकी जाति विलुप्त हो रही थी। केवल साथी के साथ ही बच्चे पैदा किए जा सकते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन गर्भधारण में वर्षों या दशकों लग जाते थे। इस ग्रह पर मनुष्यों के बीच आसानी से साथी मिल जाना ही उनकी जाति के लिए उद्धार का मार्ग था।
सब कुछ तब बदल गया जब उन्हें पता चला कि परिषद का नेता तोष मनुष्यों और उनके जोड़ों के साथ क्या करने वाला है। उसने उन सभी को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने की योजना बनाई थी। वह सभी मनुष्यों और उनके सभी साथियों को मारना चाहता था। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि सभी जोड़ियों में शामिल मादाएं गर्भवती थीं। उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे इस बात से घृणा हुई कि उनका नेता गर्भवती मादाओं को मार डालता था। सीरन समझ गया था कि मेरिक उस पर और उसके दोस्तों पर भरोसा क्यों नहीं करता था। उसकी जगह होता तो वह भी नहीं करता। वे उस व्यक्ति के साथ आए थे जो उनके वैवाहिक बंधन को तोड़ने पर तुला हुआ था। मेरिक उस पर और उसके पूरे समूह पर भरोसा कर सकता था। वह और उसके दोस्त सुरंग में रासायनिक विस्फोट के खिलाफ थे। सुरंगों में ज़ॉम्बी नहीं थे, यह बात वह और उसके दोस्त जानते थे। जब वे छिपे हुए शहर की तलाश में नीचे गए थे, तब वहां केवल एक ज़ॉम्बी था और वह भी मरा हुआ था। वे जानते थे कि यह शायद सुरंग में रासायनिक विस्फोट करने का बहाना था। परिषद के नेता तोष खुलकर यह नहीं कह सकते थे कि वे नीचे छिपे निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दे रहे हैं। यह बात उनके लोगों को रास नहीं आती। सीरन और उसका दल उन दस्तों में शामिल थे जिन्हें सुरंगों के जाल में घुसकर छिपे हुए शहर की खोज करनी थी। उसने, न ही उसके दल के किसी अन्य सदस्य ने और न ही सुरंगों में खोज कर रहे अधिकांश अन्य दस्तों ने यह कहा कि उन्हें कुछ न मिलने पर खुशी है। कोई भी निर्दोष लोगों की जान की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वे इंसान थे या किसी इंसान के साथ वैवाहिक संबंध रखते थे। जब खोजबीन के बाद लौटकर रिपोर्ट तैयार की गई, तो परिषद के नेता तोष इस बात से बेहद नाराज थे कि किसी को कुछ नहीं मिला। वे खून बहाना चाहते थे, खासकर सुरंगों में छिपे लोगों का खून। जब टीमों को कुछ नहीं मिला, तो परिषद के नेता तोष ने कुछ लोगों को चुनकर रासायनिक भस्मक को बाहर निकलवाकर सुरंगों में पानी भरने का आदेश दिया। वे जानते थे कि ज्वलनशील, जहरीले कोहरे से छिपने का कोई रास्ता नहीं था। सीरन को समझ नहीं आ रहा था कि नीचे कहीं छिपे हुए लोग इससे कैसे बच सकते थे। रासायनिक भस्मक के विस्फोट में उन सभी की मौत हो गई होगी। मुझे लगता है कि हमें पायलट मेरिक पर नजर रखनी चाहिए, उसके एक आदमी ने कहा। उसे आखिरकार हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम उसकी मदद कर सकते हैं। मुझे पता है, ट्रेई। लेकिन अगर वो हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दे तो मैं उसकी मदद कैसे करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, सीरन ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। मुझे पता है कि उसे बात करते समय सावधान रहना पड़ता है, अगर वो गलत व्यक्ति से बात कर ले तो लोगों की जान जा सकती है। ट्रेई, राय के बगल में चल रही थी, जो सिर झुकाए उदास थी। वह गर्भवती महिलाओं और उनकी मृत्यु से दुखी थी। यह जानकर कि केवल पुरुष ही जीवित बचे इंसानों के साथ साथी नहीं बना पाए, उसे आशा और निराशा दोनों महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसे कभी अपना साथी नहीं मिलेगा। शायद उसका साथी मर चुका होगा। अगर वह जीवित था, तो शायद उसे एक दिन अपना साथी मिल जाए, बशर्ते तोष उन्हें इसके लिए न मारे। सीरन के समूह में 5 लोग थे। इनमें एक महिला और 4 पुरुष थे जो विवाहित जोड़ों और बचे हुए मनुष्यों को बचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद करना चाहते थे। सबसे पहले राय थी, जो समूह की मादा सदस्य थी। फिर ट्रेई था, जो सबसे छोटा नर सदस्य था। ट्रेई के बाद मिकील और यारवेन थे। समूह का नेता सीरन था। जब वे पहली बार पृथ्वी पर उतरे, तो वे परिषद नेता तोष के साथ थे। उन्होंने देखा कि जोड़े हाथ पकड़े हुए उनके शटल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि बेड़े के कमांडर वोरिक ने परिषद नेता तोष को उनकी साथी से दूर रखने के लिए आगे बढ़कर उनकी रक्षा की। जैसे ही उनका शटल उड़ान भरने लगा, उन्होंने जोड़ों को खुशी से गले मिलते देखा। वोरिक भी वैसी ही साथी चाहते थे। परिषद के नेता तोष ने जहाज तक की पूरी उड़ान के दौरान विवाहित जोड़ों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। उनका मानना था कि उनकी जाति को मनुष्यों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। उन्होंने शिकायत की कि विवाहित जोड़े वंश को दूषित कर रहे हैं। वे किसी दूसरी जाति के साथ संबंध बनाने की बजाय अपनी ही जाति को मरते देखना पसंद करेंगे। पूछताछ के दौरान, जब फ्लीट कमांडर वोरिक सत्यज्ञान के सीरम के प्रभाव में था, उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने संभोग बंधन की पवित्रता पर भी जोर दिया। परिषद के नेता तोष को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी जाति को मानव प्रदूषण से मुक्त करना चाहता था। तो अब हम क्या करें, क्योंकि पायलट मेरिक हमारी बात नहीं सुन रहा है, मिकीएल ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। सीरन ने अपने दोस्त की तरफ देखा। हमें छुपकर उसकी मदद करनी होगी। बिना उसे या किसी और को पता चले उसकी मदद करनी होगी। यही एकमात्र तरीका है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारा भेद खुल गया तो हमें मौत की सजा दी जाएगी। यारवेन के बोलने से पहले समूह कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। उसकी आवाज धीमी थी, मानो उसे डर हो कि कोई सुन न ले। वे अब खुले में थे और कोई भी सुन सकता था। यारवेन ने कहा, हमें अपने जैसे लोगों की एक सूची ढूंढनी है जिन्होंने अपने मानव साथी पा लिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि फ्लीट कमांडर वोरिक के अलावा कितने उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अपने साथी पाए हैं। क्यों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मिकीएल ने हैरानी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पदवी क्यों मायने रखती है। अगर उनके साथ कोई उच्च पदस्थ अधिकारी होता, तो वे शायद अभी भी जीवित होते। मेरा अनुमान है कि किसी ने उन्हें चेतावनी दी होगी, और जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी था, उसे पता था कि उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यारवेन ने उत्तर दिया।
वहां कौन था जिसे पहले से पता था कि वे सुरंग को साफ करने के लिए भस्मक का इस्तेमाल करने वाले हैं? राय ने पूछा। उसकी काली आंखों में आशा की एक किरण जगी, फिर तुरंत गायब हो गई। समय नहीं था। मुझे पता है कमांडर वोरिक को पता था, लेकिन तोश ने उन्हें चेतावनी देने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्हें चेतावनी मिलने का कोई तरीका ही नहीं था। राय, तुम सारी बारीकियों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जरा सोचो, अगर उन्हें निकासी के दौरान चेतावनी दी गई होती तो क्या होता? सुरंग के प्रवेश द्वार के आसपास के घरों को किसने खाली कराया होता? यारवेन ने आगे कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ट्राई मुस्कुराई, वह यारवन की बात समझ गई थी। मेरिक ने सुरंग के प्रवेश द्वार के सबसे नजदीक वाले घरों को खाली करा लिया था। अगर वह घरों को खाली कराने में व्यस्त था तो वह उन्हें चेतावनी कैसे दे सकता था? राय ने फिर पूछा। सीरन उसकी बात समझ गया। शायद उसे संचार लिंक का इस्तेमाल करके किसी को चेतावनी देने का समय मिल गया हो, या फिर आसपास के किसी घर को, या फिर उन सभी को जो सुरंगों में छिपे शहर की रक्षा करने में मदद कर रहे हैं। शायद उन घरों में रहने वाले लोग सुरंगों में मौजूद लोगों की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से तैनात हैं। मिकील ने अपने दोस्त की ओर देखा। सीरन, प्रवेश द्वार के सबसे नजदीकी घरों में वैन, रास्क, कीर्न, वर्निसा और मेरिक रहते हैं। वे सबसे नजदीक रहते हैं और उनका कर्तव्य भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनमें से 2 इस क्षेत्र में मूल गश्ती दल में थे, 2 यहां आकर बस गए और गुंबद के निर्माण के दौरान उनके साथ मिलकर काम किया, और मेरिक वोरिक का पायलट है। ये 5 ही गुंबद बनाने वाले मुख्य समूह थे। हो सकता है कि वे ही असली अपराधी न हों, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले इन 5 पर नजर रखनी चाहिए, फिर पीछे जाकर उन लोगों के पास जाना चाहिए जिन्हें निकाला गया था। और चूंकि मेरिक भी वहां मौजूद है, इससे मुझे लगता है कि उसकी तैनाती भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हमारा अनुमान सही है, यारवेन ने आगे कहा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमारा अनुमान सही है। छोटा समूह अपने नए घर की ओर बढ़ा, जो उनकी पसंद से कहीं अधिक दूर था। वे शिकायत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सुरंग प्रणाली के पास रणनीतिक रूप से तैनात लोगों की योजनाएं बिगड़ सकती थीं। अगर वे सही थे और वास्तव में उस विशेष समूह द्वारा सुरंग के प्रवेश द्वार को घेरने का कोई कारण था, तो वे अपनी योजनाओं को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। सीरन और उसके दोस्त आपस में अलग होकर अपने अपने घरों में चले गए। वे उन अधिकारियों की सूची तलाशने लगे जिन्होंने उनके साथियों को ढूंढ निकाला था और सुरंगों में छिपे हुए थे। वे यह जानना चाहते थे कि अगर उन्हें चेतावनी मिल जाए तो क्या कोई उन्हें रासायनिक भस्मीकरण से बचाने के लिए कुछ कर सकता है।